JJK सीजन 2 खत्म होता है चैप्टर 137 पर, इसीलिए स्टोरी में अगला आर्क शुरू होता है चैप्टर 138 से, जो कि है इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क। सो सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि मैं पूरी JJK मांगा को सिंपलीफाई करके पैनल बाय पैनल इस चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मांगा में फाइनल बैटल चल रहा है और हो सकता है कि इस साल के एंड तक ये लेजेंडरी मांगा खत्म हो जाए। एनीवेज, शुरुआत करते हैं हमारे नए स्टोरी आर्क इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क से। तो सबसे पहले हमें सैटेलाइट व्यू दिखाया जाता है जापान का, और हम देख सकते हैं कि जो टोक्यो वाला एरिया है जहां पर शिबुया इंसिडेंट हुआ था वो जगह पूरी तरीके से ब्लैक है, यानी कि वहां पे कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचा। एंड ऑब्वियसली जो धमाल वहां पर हुआ है उसके बाद कोई कैसे ही जिंदा बच सकता है वहां पे, राइट। और हमें पता चलता है कि टोक्यो सिटी के 23 वार्ड्स पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, यानी कि 23 डिस्ट्रिक्ट्स बराबर जगह तबाह हो चुकी है, और इससे कितने लोगों की जान गई होगी तुम अंदाजा लगा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं बिग बॉय यूता ओकोत्सु को, जो कि जुजुत्सु हायर अप्स के सामने खड़ा है, और हायर अप्स उसे 5 चीजें बताते हैं जो कि एनिमे में बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी रिकॉल करा देता हूँ। पहली चीज तो ये कि सुगुरु गेतो जिंदा है और उसे वापस से मारने के ऑर्डर्स हैं। एटलीस्ट हमें ये बात तो पता है कि वो गेतो नहीं है, लेकिन ये बात शायद हायर अप्स को नहीं पता है। दूसरी चीज ये कि गोजो ने शिबुया इंसिडेंट में ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर काम किया है, तो इसलिए हायर अप्स के सामने गोजो गिल्टी है, और क्योंकि वो अभी प्रिजन रिल्म में सील्ड है तो उसे सील ही रहने दो। जो भी उसे अनलीश करने की कोशिश करेगा उसे क्रिमिनल मान लिया जाएगा। और एक्चुअली में ऐसा इसलिए है क्योंकि हायर अप्स नहीं चाहते कि गोजो वापस से अनलीश हो जाए और सभी हायर अप्स को मार दे, क्योंकि हमारे साथ हायर अप्स भी जानते हैं कि गोजो ऐसा कर सकता है। तीसरी चीज ये है कि मासामिची यागा यानी कि जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, या कह सकते हो डेथ पेनल्टी दे दी गई है हायर अप्स के द्वारा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गोजो और गेतो को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया और इवेंचुअली शिबुया इंसिडेंट हो गया। तुम लोग समझ रहे हो हायर अप्स कितने हरामी लोग हैं। खैर, चौथी चीज वो लोग बताते हैं कि यूजी इतादोरी का जो एग्जीक्यूशन था जिसे गोजो की वजह से पोस्टपोन कर दिया था, अब उसे वापस से रिज्यूम कर रहे हैं और यूजी इतादोरी को मारने के ऑर्डर्स हैं। जिसके बाद आती है पांचवी और आखिरी चीज, स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर यूता ओकोत्सु को अपॉइंट किया गया है यूजी इतादोरी को मारने के लिए। और यूता इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से यूजी को मारना चाहता है, क्योंकि शिबुया इंसिडेंट के दौरान यूजी ने इनुमाकी का हाथ काट दिया था और इनुमाकी यूता का दोस्त है, तो इसलिए स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर यूता मारना चाहता है इतादोरी यूजी को। JJK के दोनों प्रोटैगनिस्ट अब इस पॉइंट पर लड़ने वाले हैं, और मैं तुम्हें स्पॉइलर पहले ही दे देता हूँ, सीरीज यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसके बाद हमें जेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिलते हैं नाओया जेनिन से, जो कि एक नंबर का एरोगेंट और मिसोजिनिस्ट व्यक्ति है। वो अपनी अटेंडेंट से पूछता है कि माँ की जेनिन का क्या हुआ, क्या वो मर चुकी है। नाओया, जो कि एक नंबर का मिसोजिनिस्ट आदमी है, वो कहता है कि माँ की सुंदर है, लेकिन वो एक नंबर की बेवकूफ है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता कि एक आदमी को कैसे सपोर्ट करना चाहिए। जो भी लड़की सोचती है कि वो लड़कों से आगे है या उनके बराबर भी है, उस लड़की को जीने का कोई हक नहीं, उसे मार देना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नाओया कह रहा है। और क्योंकि माकी खुद को नाओया के बराबर समझती थी, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता। फिर वो गेट खोलकर ऑफिस में एंटर करता है और मिलता है 2 लोगों से, जिनिची जेनिन और ओगी जेनिन से, जो कि उसके अंकल हैं। वो दोनों ही उसे कहते हैं कि तुम लेट हो, जिस पर वो बड़े प्यार से सॉरी बोलता है। और आज वो इतना खुश इसलिए है क्योंकि क्लैन का अगला लीडर नाओया खुद बनने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही एरोगेंट व्यक्ति है, वो जिनिची और ओगी दोनों की ही बेइज्जती करता है, जिससे गुस्सा होकर जिनिची उसे एक पंच मारता है, लेकिन नाओया उसे डॉज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओगी भी अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन वो उसे चाहकर भी नहीं मार सकता, क्योंकि जेनिन क्लैन का अगला लीडर नाओया खुद बनने वाला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नाओया के डैड और कोई नहीं बल्कि नाओबितो जेनिन है। जिन लोगों को नहीं पता, नाओबितो फॉर्मर लीडर था जेनिन क्लैन का। तभी रूम के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति एंटर करता है और बताता है कि मास्टर नाओबितो जेनिन ने मरने से पहले वसीयत लिखी थी, यानी कि बताया था कि उनके बाद जेनिन क्लैन का लीडर कौन बनेगा, क्योंकि नाओबितो जेनिन, जिसकी हालत शिबुया इंसिडेंट से ही खराब थी, वो अब फाइनली मारा जा चुका है और अब बिल्कुल सही टाइम है नया लीडर चुनने का। फिर वो बूढ़ा इंसान आराम से बैठकर नाओबितो की वसीयत पढ़ता है। वो पढ़ता है कि जेनिन क्लैन का अगला लीडर यानी कि 27th लीडर बनने वाला है और कोई नहीं बल्कि नाओया जेनिन, जो कि उसका बेटा है। और जितनी भी संपत्ति या वेयर हाउस या जितनी भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब के सब नाओया के नाम हो जाएंगे। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब वो बूढ़ा व्यक्ति एक क्लॉज के बारे में बताता है कि अगर कभी बाय चांस सातोरू गोजो मारा जाता है या मेंटली इनकैपेसिटेट हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट मेगुमी फुशिगुरो जेनिन क्लैन का अगला लीडर बन जाएगा। ये सुनते ही नाओया का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि कैसे सब उसके लीडर बनने के खिलाफ हैं। तभी एक फीमेल अटेंडेंट उसे बताती है कि मेगुमी फुशिगुरो इस टाइम पर टोक्यो में है और सुकुना
सुकुना के वेसल को ढूंढ रहा है, यानी कि इतादोरी की बात कर रहे हैं। गुस्से में नाओया कहता है कि मैं इतादोरी यूजी को मार दूंगा और ये बात तुम हायर अप्स को बता देना, लेकिन उसका एक्चुअल प्लान तो इतादोरी और मेगुमी दोनों को मारने का है। जिसके बाद हम देखते हैं स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर यूकी को, जो कि फोन पर किसी से माफी मांग रही थी वहां पर लेट पहुंचने के लिए। मोस्ट प्रोबेबली वो जुजुत्सु के हायर अप से माफी मांग रही थी। फोन रखने के बाद यूकी खुद से ही कहती है कि वो एक्चुअल में किसी के साइड नहीं है, ना तो वो जुजुत्सु वालों के साइड है और ना ही किसी और के साइड। उसके खुद के कुछ अलग मोटिव्स हैं। वो बस चाहती है इस पूरी दुनिया से सारे कर्स्ड स्पिरिट्स का नामो निशान मिटा देना। और वो कहती है कि अब टाइम आ चुका है जब वो खुद जाकर मास्टर तेनगेन से बात करेगी। जिसके बाद हम इतादोरी यूजी को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों पर बैठा है, पूरी तरीके से निराश और हताश। तभी वहां पर चोजो आ जाता है और यूजी से उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है। यूजी बताता है कि सुकुना की वजह से वो ठीक तो हो गया है, लेकिन यूजी के अंदर ही अंदर अब सुकुना पहले से भी ताकतवर हो चुका है। जिस पर चोजो कहता है कि वो अकेला ही फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा कर लेगा, तो अगर यूजी चाहता है तो वो वापस से जुजुत्सु हाई जा सकता है। जिस पर यूजी कहता है कि अब वो नहीं जा सकता। सुकुना के दिमाग में पहले ही मेगुमी के लिए कोई प्लान है, ऊपर से उसने शिबुया इंसिडेंट में कितने सारे लोगों को मार दिया है जब सुकुना ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया था। इसके साथ ही वो याद दिलाता है कि चोजो के दोनों भाइयों को भी यूजी ने खुद ही मारा है। जिस पर चोजो कहता है कि वो तुमने जानबूझकर नहीं किया था और क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर वो लोग सीढ़ियों से उठकर जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूता, ओकुत्सु और नाओया जेनिन को, जो कि यूजी इतादोरी को मारने के लिए निकल चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सीन जो कि हमने सीजन 2 के एंड में देखा था। यूजी एक ब्रिज के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पर ताली बजाता है। इंस्टेंटली कई सारी कर्स्ड स्पिरिट्स पानी में से बाहर निकलती है और यूजी का पीछा करने लगती है। यूजी अपनी पूरी स्पीड से दौड़ता है और एक अंडरग्राउंड टनल में घुस जाता है और तभी चोजो यूज करता है ब्लड मैनिपुलेशन, पियर्सिंग ब्लड, जिससे कई सारी कर्स्ड स्पिरिट्स मर जाती है, लेकिन एक कर्स्ड स्पिरिट बच जाती है जिसे यूजी एक ही पंच में ढेर कर देता है। और ये देखकर चोजो मन ही मन में सोचता है कि यूजी अब पहले से कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसका अपनी पावर पर पूरा कंट्रोल आ चुका है, यहाँ तक कि वो उसे एक डीमन गॉड भी कह देता है। जिसके बाद चोजो फिर से यूजी को अपना छोटा भाई कहकर एड्रेस करता है। यूजी उसे मना करता है खुद को भाई बोलने के लिए, लेकिन चोजो से कहता है कि ध्यान लगाओ, तुम्हारे डैड के सर पर भी स्टिचेस के निशान थे, है ना? और यूजी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तो यहाँ पर इशारा करने की कोशिश की गई है कि जो यूजी के फादर हैं वो एक्चुअली में केंजाकू हो सकते हैं। मतलब सीरीज में अभी तक केंजाकू का नाम रिवील नहीं करा है, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये व्यक्ति जो कि ब्रेन हॉपिंग टेक्निक का यूज करता है, इसका असली नाम केंजाकू है। तभी वहां पर एंट्री होती है नाओया की और वो मन ही मन में सोचता है कि यहाँ पर तो मेगुमी है ही नहीं। नाओया उन दोनों से कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन यूजी को कोई आइडिया नहीं था कि उसे भागना क्यों है। तो नाओया उसे बताता है कि क्योंकि अब गोजो नहीं है इसलिए अब यूजी इतादोरी को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और यूजी ये सुनकर शॉक्ड रह गया था क्योंकि उसकी वजह से कितने सारे सॉर्सरर्स बचे हुए हैं। नाओया उसे बताता है कि मेरा काम तो वैसे मेगुमी से था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता, तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। यूजी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेगुमी से क्या चाहिए, जिस पर नाओया बताता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मारा जाए। इंस्टेंटली नाओया नीचे आ जाता है और यूजी को एक पंच मार देता है। नाओया यहाँ पर इतना फास्ट था कि यूजी रिएक्ट नहीं कर पाया। जिसके बाद यूजी और चोजो दोनों ही नाओया पर पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाओया उससे भी बच जाता है। नाओया यूजी से कहता है कि तुम काफी ताकतवर लगते हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये व्यक्ति कौन है? यूजी और चोजो दोनों ही कुछ नहीं कहते। तो नाओया कहता है कि अब टाइम आ चुका है स्पीड को थोड़ा और बढ़ाने का, लेकिन तभी तीनों के तीनों अपनी जगह पर रुक जाते हैं क्योंकि तीनों ही फील कर पा रहे थे किसी बहुत ही ताकतवर चीज को, इतना ज्यादा ताकतवर कि यूजी को ये लगता है कि ये तो गोजो सेंसे है। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हमारा यूता ओकुत्सु है। अब सिंस वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है तो उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ग्रेड 1 सॉर्सरर्स भी उससे डर रहे थे। फिर बड़े ही आराम से यूता अपनी कटाना को बाहर निकालता है और कहता है कि यूजी अकेला नहीं है। यूजी उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या, लेकिन यूता बात करने के मूड में नहीं था और चोजो ये बात अच्छी तरीके से जानता था। तभी यूता बालकनी से जंप मारता है और जहाँ पर वो लैंड करता है वो पूरी की पूरी दीवार ही टूटकर मलबा बन जाती है। और इस नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ को देखकर यूजी और चोजो दोनों की 12 बज जाती है। यूता बड़े ही आराम से आगे बढ़ने लगता है और पूछता है कि तुम लोगों में से कौन कौन यूजी के साथ है। नाओया एकदम से अपना हाथ ऊपर करता है और यूता से बोलता है कि मैं तुम्हारी साइड ही हूँ, तुम्हारा नाम यूता ओकुत्सु है ना? जिस पर यूता बड़े ही बैडस तरीके से पूछता है आखिर तुम हो कौन? तो नाओया उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं माकी का कजिन हूँ और मैं भी यहाँ पर इतादोरी को ही मारने आया था, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उसे मार सकते हो, मैं इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करूंगा। जहाँ ये सारी बातें चल रही थी वहीं चोजो यूजी से कहता है कि तुम्हें भागना होगा क्योंकि नाओया तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। चोजो
उससे कहता है कि येलो बाल वाला बहुत ज्यादा ही फास्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे संभाल लूंगा, तुम अपनी स्पीड का यूज करके यहाँ से भाग निकलना। चोजो उससे कहता है कि कुछ भी करना, लेकिन उस काले बाल वाले यानी कि यूता के हाथ बिल्कुल मत आना। और चोजो कहता है कि तुम मुझे वहीं मिलना जहाँ हम कल मिले थे। दूसरी तरफ यूता कन्विंस हो जाता है कि नाओया यूजी के साइड नहीं है, तो वो नाओया से कहता है कि तुम दूसरे वाले को संभालो, मैं इतादोरी को एग्जीक्यूट कर दूंगा। इंस्टेंटली चोजो लॉन्च करता है पियर्सिंग ब्लड अटैक ताकि वो यूता का ध्यान भटका सके, लेकिन नाओया उसे पहले ही इंटरप्ट कर देता है और यूता अपनी पूरी स्पीड से यूजी के पीछे दौड़ लगा देता है। और हमारा यूजी जो कि फिजिकली गिफ्टेड है वो भी दौड़ना शुरू करता है। दौड़ते हुए यूजी सोचता है कि यूता ने अपने एक हाथ में कटाना पकड़ रखी है, लेकिन फिर भी वो कितनी स्पीड में दौड़ रहा है। दूसरी तरफ यूता भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, उसे लगा था कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा है और वो यूजी को आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन यूजी तो काफी ज्यादा फास्ट है। वहीं हम देखते हैं चोजो को, जो कि सोच रहा था कि वो यूता को आसानी से रोक देगा। वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है नाओया की हरकतों से, जिसके बाद नाओया और चोजो की हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाती है। नाओया समझ जाता है कि उसके पास ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है। वैसे तो नाओया काफी कंफ्यूज था कि आखिर इसके पास ये टेक्निक कैसे है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पूरा भरोसा है कि फाइट में वही जीतेगा। लेकिन अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है क्योंकि चोजो अब सीरियस हो चुका है। चोजो कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मेरे भाई को मारने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूता और यूजी के चेस को, जहाँ पर यूजी एक कार के ऊपर से छलांग मारता है और यूता बड़ी ही तेजी से कार की दूसरी तरफ से यूजी पर अटैक करता है। अपनी पूरी ताकत से कटाना को स्विंग करने के बाद भी यूजी हवा में ही उस अटैक को डॉज कर लेता है। यूता ये देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ये अटैक यूजी को हिट करेगा ही करेगा। फिर दूसरी तरफ से यूजी कार पर एक पंच मारता है जिससे वो कार डायरेक्टली यूता को जाकर लगती है। यूजी अब तक समझ चुका था कि वो इस इंसान को नहीं हरा सकता है, इसलिए वो भागने में ही समझदारी समझता है और मौके का फायदा उठाकर एक कन्वीनियंट स्टोर के अंदर दौड़ लगा देता है। तभी यूता कन्वीनियंट स्टोर के दरवाजे पर उस कार को उठाकर फेंक देता है, जिससे यूजी का रास्ता रुक जाता है और वो यूता से लड़ने पर मजबूर हो जाता है। यूजी अच्छी तरीके से समझ जाता है कि यूता के पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन उसके पास कर्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि गोजो सेंसेई से भी ज्यादा। तो भले ही यूता के पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, लेकिन उसकी कर्स्ड एनर्जी उसकी स्ट्रेंथ को कंपनसेट कर देती है। जिसके बाद यूता बताता है कि मेरे पास गोजो सेंसेई से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, लेकिन मैं गोजो सेंसेई की तरह इस एनर्जी को बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद यूता कहता है कि बहुत हो गई बकवास, अब फाइट पर आते हैं। यूता फिर से यूजी पर हमला करता है और इस बार पहले से भी ज्यादा स्पीड में। तभी यूजी को तोदो की एक बात याद आती है कि जब एक एवरेज फाइटर हमला करता है तब एक स्किल्ड सॉर्सरर उसे देखकर पता लगा सकता है कि वो कहां से हमला करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो एलीट फाइटर्स होते हैं, यानी कि जो लेवल के फाइटर्स होते हैं, उनका अपनी कर्स्ड एनर्जी पर इतना कंट्रोल होता है कि ये प्रेडिक्ट कर पाना नामुमकिन है कि वो कहां से हमला करने वाले हैं। लेकिन यूजी सोचता है कि ये व्यक्ति तो एलीट फाइटर्स का भी बाप है। इस व्यक्ति की ना केवल बॉडी से, इसकी कटाना से भी इतनी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी निकल रही है कि कोई भी इसका अगला हमला प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो भी हो, यूजी सोचता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। यूता अपनी कटाना से एक और बार हमला करता है और इस बार वो इतना ज्यादा फास्ट था कि यूजी उसे बेयरली ही डॉज कर पाता है। एक तो यूता की कर्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ उसकी कटाना, इसलिए यूजी सोचता है कि अगर वो उसकी कटाना को हटा दे तो हैंड टू हैंड बैटल में यूजी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिर यूजी पूरी स्पीड में दौड़ लगाता है और एक एसयूवी कार के अंदर से होता हुआ बाहर निकलता है। इतनी ज्यादा स्पीड में होने के बाद भी यूजी को एक नाइफ दिखता है और वो उसे उठा लेता है। यूता फिर से बहुत स्पीड में अपनी कटाना से हमला करता है, लेकिन इस बार यूजी अपने नाइफ से उसे ब्लॉक कर लेता है। यूता सोचता है कि आखिर इसके पास ये चाकू आया कहां से और इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये उस कार में रखा होगा, लेकिन ये कोई स्पेशल ग्रेड कर्स टूल नहीं है, इसलिए यूता उस पर ध्यान नहीं देता। यूजी उस चाकू के अंदर अपनी बहुत सारी कर्स्ड एनर्जी इम्ब्यू करता है और पूरी ताकत से यूता पर हमला करता है। लेकिन इस पॉइंट तक यूजी को हथियार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसने अब तक के सारे बैटल रॉ स्ट्रेंथ और बेयर हैंड से लड़ी है, इसलिए यूता बड़े ही बैडस तरीके से कहता है कि तुम्हारा पूरा ध्यान मेरी कटाना की तरफ है, लेकिन असली खतरा कटाना नहीं, मैं हूँ। और अनएक्सपेक्टेडली वो यूजी के पेट पर एक किक मार देता है और यूजी मन ही मन में सोचता है कि उसकी एक नॉर्मल सी किक भी कितनी ज्यादा पावरफुल है। फिर यूजी अपने अगले अटैक के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके पहले ही यूता अपनी कटाना से यूजी का नाइफ तोड़ देता है और उसके चेस्ट पर एक बड़ा सा कट भी मार देता है। लेकिन यूजी इस मौके का फायदा उठाता है और यूता के कटाना पर अपना पैर रख देता है और अपने दूसरे पैर से पूरी ताकत लगाकर एक किक मारता है, जिससे यूता की स्पेशल ग्रेड कटाना भी टूट जाती है। यूता शॉक तो था ही, लेकिन उसे एक चीज पता थी कि ये गोजो का स्टूडेंट है, इसका मतलब बैटल आसान तो नहीं होने वाली थी। यूजी को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वो यूता को हरा सकता है, क्योंकि अब यूता के पास कोई भी कटाना नहीं थी। लेकिन
लेकिन तभी वहाँ पर रिका समन हो जाती है और यूजी को पूरी ताकत से जकड़ लेती है। रिका की प्रेजेंस इतनी ज्यादा डार्क थी कि यूजी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। रिका बड़े ही डरावने तरीके से कहती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर यूता उसे शांत कराते हुए कहता है कि कोई सीरियस बात नहीं है, हम बस खेल रहे हैं। यूजी डर कर कांपने लगता है और सोचता है कि आखिर ये चीज क्या है, क्या ये किसी टाइप का शिकिगामी है, लेकिन ये चीज जो भी है बहुत बहुत ताकतवर है। फिर यूता बड़े ही आराम से आकर यूजी के चेस्ट में अपनी टूटी हुई कटाना घुसा देता है और बोलता है सॉरी इतादोरी। जिसके बाद हम देखते हैं सुकुना को, जो कि यूजी के अंदर है। पहले तो वो काफी डिसअपॉइंट होता है, लेकिन तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो बड़े ही डिमोनिक तरीके से हंसने लगता है। अगर तुम्हें इस पॉइंट तक वीडियो पसंद आई है और लगता है मैंने इस वीडियो में थोड़ी भी मेहनत करी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें ऐसे ही और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोजो को डोमिनेट कर रहा था। अपने अगले अटैक में नाओया यूज करता है फ्रेम्स मैनिपुलेशन टेक्निक को। शायद ये कर्स टेक्निक इन लोगों की फैमिली में सभी लोग यूज करते हैं, क्योंकि नाओया के डैड भी इसी कर्स टेक्निक का यूज करते हैं। हम लोगों ने शिबुया इंसिडेंट आर्क में देखा ही है। तभी नाओया अपनी पूरी पावर से चोजो को एक पंच मारता है और पूरी फ्रेम तोड़ देता है, जिससे चोजो की हालत खराब हो जाती है। चोजो को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी कर्स टेक्निक यूज कर रहा है और नाओया बिना रुके चोजो पर हमला करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है। इतने सारे अटैक्स झेल लेने के बाद भी चोजो हार नहीं मानता और ये देखकर नाओया कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम बहुत ज्यादा ही टफ ओपोनेंट हो और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर चोजो कहता है कि वो 10 भाई बहनों का सबसे बड़ा भाई है और सीरियस होते हुए यूज करता है उसकी कर्स टेक्निक फ्लोइंग रेड स्केल स्टैक, जिससे उसके चेहरे के मार्क्स चेंज हो जाते हैं और नए मार्क्स अपीयर हो जाते हैं। जिस पर नाओया कमेंट करता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मैं तुम्हारी कर्स टेक्निक के बारे में पूछ रहा हूँ, ना कि तुम्हारे भाई बहनों के बारे में। एकदम से नाओया वहाँ से गायब हो जाता है। इतनी ज्यादा स्पीड में मूव करने के बाद भी चोजो उसको ट्रैक कर लेता है, क्योंकि चोजो की इस नई टेक्निक की मदद से वो अपनी आंखों में काफी सारा ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है, जिससे वो नाओया के फास्ट मूवमेंट को भी देख सकता है। लेकिन फिर भी नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोजो के पेट पर एक मुक्का मार देता है। जैसे ही चोजो पीछे हटता है, वो नोटिस करता है कि वो कोई नॉर्मल पंच नहीं था और चोजो के पेट में से काफी सारा खून बहने लगता है। फिर नाओया रिवील करता है कि उसने एक चाकू से चोजो का पेट काट दिया है ताकि उसका काफी सारा खून बह जाए और वो अपना ब्लड मैनिपुलेशन ना कर पाए। और टिपिकल विलन नाओया पूछता है कि अब देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। जिसके बाद नाओया कहता है कि मेरी ऐसी हरकत से समाज में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, तो बेहतर होगा कि अगर तुम इस बात को एक सीक्रेट रखो। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नाओया को हथियार रखना बिल्कुल पसंद नहीं है और जो लोग हथियार रखते हैं वो लोग भी पसंद नहीं है, जैसे कि तोजी फुशिगुरो। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता है तो तोजी जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है, सो इज समहाउ रिलेटेड टू नाओया। नाओया की बातें सुनकर चोजो कहता है कि तुम अपने भाई बहनों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन नाओया इस पर कहता है कि जो बड़े भाई अपने छोटों से कमजोर होते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ब्रो, यहाँ पर नाओया को ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था, ये बिल्कुल ही जख्मी शेर को चिढ़ाने जैसा है। खैर, चोजो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत तुम्हारे बड़े भाई बहनों की वजह से है। अगर उन्होंने तुम्हें अच्छी चीज सिखाई होती और अच्छी तरीके से गाइड किया होता तो आज तुम ऐसे नहीं होते। नाओया को इन सब बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी चोजो बोलता है भले ही वो ताकतवर हो या कमजोर हो, लेकिन बड़े भाई अपने से छोटों के रोल मॉडल होते हैं और उनका काम होता है अपने से छोटों को सही रास्ता दिखाना। चोजो कहता है कि क्योंकि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, इसलिए मैं अपनी गलतियों से खुद सीखता हूँ और आज जितना भी स्ट्रांग हूँ सब खुद की बदौलत हूँ। तभी चोजो के पेट में से जो खून बाहर निकल रहा था, चोजो उसे कंट्रोल करने लगता है और ये देखकर नाओया की फट जाती है। नाओया के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि चोजो आखिर मर क्यों नहीं रहा है, उल्टा अब वो अपने बाहर निकलते ब्लड को भी कंट्रोल कर पा रहा है। जिसके बाद चोजो बताता है कि वो आधा इंसान है और आधा कर्स्ड स्पिरिट, इसलिए वो अपने ब्लड लॉस से मरेगा नहीं, उल्टा वो अपने ब्लड को कंट्रोल कर पाएगा बॉडी के बाहर भी। जिसके बाद वो बिल्कुल ही गारा की तरह अपने ब्लड को कंट्रोल करने लगता है। वो अपने ब्लड की बड़ी सी दीवार बना लेता है और नाओया उसे देख नहीं पाता। तभी चोजो नाओया पर अटैक करता है, लेकिन नाओया उसे इजीली डॉज कर लेता है और सोचता है कि अपने ब्लड लॉस की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया है और जल्द ही मरने वाला है। लेकिन तभी नाओया के लेफ्ट में वो नोटिस करता है कि चोजो साइड में ही खड़ा है और अपना पियर्सिंग ब्लड शॉट मारने वाला है, लेकिन नाओया उसे समहाउ डॉज कर लेता है, मतलब बेयरली ही डॉज कर पाता है। और इतनी स्पीड में अटैक देखकर नाओया टेंशन में आ जाता है। सडनली चोजो एक सरप्राइज किक मारता है पीछे से, लेकिन नाओया उसे ब्लॉक कर लेता है। तभी चोजो नाओया के सामने खड़ा होकर अपना फाइनल अटैक करने वाला था। उसकी बॉडी से निकलता ब्लड आसपास हवा में
उड़ने लगता है और चोजो कहता है दिस इज चेकमेट। लेकिन थोड़ी देर बाद तक भी चोजो अटैक नहीं करता है और नाओया कंफ्यूज हो जाता है कि चोजो अपना अटैक क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद हमें ऑथर बताता है कि ये कर्स टेक्निक चोजो ने खुद डिजाइन करी है, वो भी 150 साल तक ब्लड मैनिपुलेशन यूज करने के बाद। सडनली चोजो अपना अटैक रिलीज करता है जो कि एक खून से बनी हुई बॉल थी। वो बॉल नाओया को टच करने से पहले ही रुक जाती है और एकदम से ब्लास्ट हो जाती है और सारी डायरेक्शन में छोटे छोटे ब्लड ड्रॉप्स बिल्कुल ही गोलियों की तरह ब्लास्ट होते हैं और नाओया की पूरी बॉडी को छेद देते हैं। नाओया की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है और चोजो बताता है कि तुम इसीलिए हार गए क्योंकि तुम अपने भाई बहनों को पसंद नहीं करते थे। और तभी वहां पर एंट्री होती है यूता ओकोत्सुकी जो कि यूजी की लाश को घसीटते हुए ला रहा था। इससे पहले चोजो कुछ भी हरकत करता, एक ही स्ट्राइक में यूता उसे बेहोश कर देता है। बिना किसी कर्स टेक्निक से, केवल अपनी रॉ स्ट्रेंथ से यूता चोजो के अल्टीमेट फॉर्म को बेहोश कर देता है। जिसके बाद यूता नाओया की तरफ देखता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी। यूता नाओया के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है कि कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। इससे पहले नाओया जवाब देता उसे खून की उल्टी आने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि चोजो का वो ब्लड जो कि उसकी बॉडी में मिक्स हो गया है एक्चुअली उसमें बहुत मात्रा में पॉइजन था जिससे नाओया की किसी भी सेकंड मौत हो सकती है। जिसके बाद यूता उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ठीक कर दूं, क्योंकि यूता के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है। साथ ही वो ये भी बताता है कि यूजी इतादोरी मारा जा चुका है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है जिन जो कि एक्चुअली में यूजी के डैड हैं और उनके हाथ में है छोटा सा यूजी। तभी वहां पर यूजी के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। यूजी के डैड जिन उनसे कहते हैं कि अगर आप उस लड़की के बारे में बात करने आए हैं तो यहाँ से चले जाइए। जिस पर यूजी के ग्रैंडफादर कहते हैं, जिनका नाम बाय द वे वासुके इतादोरी है, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास पूरी जिंदगी बची हुई है, तुम कैसे भी उसे जी सकते हो, लेकिन अगर तुमने उस लड़की को नहीं छोड़ा तो तुम मारे जाओगे। जिन अपने डैड से बोलता है कि आप ऐसी बातें यूजी के सामने मत करो क्योंकि जितना हम सोचते हैं बच्चे उससे भी ज्यादा समझदार होते हैं और उससे भी ज्यादा याद रख सकते हैं। तभी गुस्से में यूजी के ग्रैंडफादर वासुके कहते हैं कि मैं चाहता था तुम्हारी शादी काओरी से हो जो कि पूरी तरीके से एक नॉर्मल लड़की है। और इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाते उन्हें इंटरप्ट कर देती है यूजी की मॉम जिनके सर पर स्टिचेस लगे हुए हैं। और अगर तुम अभी भी नहीं समझ पाए तो ये केंजाकू है डैमिट। यूजी की मॉम या केंजाकू या ये जो भी है वो कहती है कि डैड आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ओह बॉय। तो इसी के साथ यूजी का फ्लैशबैक खत्म होता है। लेकिन डैमिट क्या 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 बवाल रिवील कर दिया है यार। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल हैं, जैसे कि क्या यूजी के पैदा होने से पहले केंजाकू ने उसकी मॉम को टेक ओवर करा था या उसके बाद, या खैर ये सब देख के तुम्हारे दिमाग में जो भी चीजें आ रही है कमेंट्स में मुझे बताओ यार। तभी एकदम से यूजी की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो सब सपना था, मतलब सपना नहीं था, उसकी बचपन की मेमोरीज थी। वो देखता है कि उसके ठीक सामने यूता बैठा हुआ है और वो पूरी तरीके से चिल होकर बॉनफायर का मजा ले रहा है। जैसे ही यूता देखता है कि यूजी अभी जिंदा है वो एकदम से हंसने लगता है और रिलीफ फील करता है। जिसके बाद वो यूजी को बताता है कि सितंबर के अराउंड गोजो उससे मिलने आया था और उसने यूता से बोला था कि क्या तुम यूजी का ध्यान रख सकते हो। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं सितंबर का, जहाँ पर गोजो यूता से कहता है कि इन केस अगर मुझे कुछ भी होता है तो क्या तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों का ध्यान रख सकते हो। यूता बड़े ही मजाकिया तरीके से गोजो से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी, और यूता का ये रूप देखकर गोजो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। जिसके बाद गोजो बोलता है कि स्पेशली एक बच्चा है फर्स्ट ईयर का यूजी इतादोरी, तुम्हें उसका स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि ऑफ कोर्स उसके अंदर सुकून है। साथ ही वो बोलता है कि हकारी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद को संभाल सकता है। और इन केस तुम लोगों को हकारी के बारे में नहीं पता है तो वो काफी इंटरेस्टिंग और पावरफुल कैरेक्टर है। मांगा में उसका इंट्रोडक्शन होने ही वाला है, नेक्स्ट आर्क वाली वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। जिसके बाद गोजो पूछता है कि आजकल मिगेल क्या कर रहा है, जिस पर यूता बोलता है कि वो तुमसे तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहेगा और इनकेस अगर तुम मिगेल को भूल गए हो तो जेजे की मूवी जीरो में उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, वो रोप वाला बंदा जो कि एकमात्र व्यक्ति है अफ्रीका से, मतलब जेजे की सीरीज। जिसके बाद यूता एक्सप्लेन करता है कि उसने यूजी को क्यों मारा। तो जैसे ही उसे अफ्रीका में पता चला कि गोजो अब सील हो चुका है तो उसका काम था सारे फर्स्ट और सेकंड ईयर्स को बचा कर रखना, स्पेशली यूजी इतादोरी, और इसलिए वो जुजुत्सु हायर अप्स के सामने एक्टिंग कर रहा था कि उसे यूजी को मारना है ताकि वो उसे यूजी का ऑफिशियल एग्जीक्यूशनर बना दे और जो भी चीजें हायर अप्स के दिमाग में चल रही है वो यूता को पता चल सके। जिसके बाद यूजी पूछता है कि अगर वो मर गया था तो आखिर वो जिंदा कैसे है, जिस पर यूता एक्सप्लेन करता है कि उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक है। तो जैसे ही यूजी की हार्ट बीट बंद हुई थी उसी सेकंड यूता ने उसे अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर दिया था। यूता बताता है कि बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि मेरे पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही रेयर है और उसे तो पता भी नहीं था कि ये यूजी पर काम करेगा भी या नहीं। यूता बताता है कि हायर अप्स को कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कि यूजी जिंदा है, लेकिन जब तक उन्हें नहीं पता चलेगा तब तक के लिए ऑफिशियली यूजी पर कोई खतरा नहीं है। यूजी पूछता है कि आखिर यूता ये सब कर क्यों रहा है, जिस पर हमारा बैडएस यूता कहता है कि तुम उन
लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जो लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद यूता कहता है कि मेरे पास भी ऐसी पावर्स थी जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था और वो पावर्स बहुत ही डेडली थी। यहाँ पर रीका की बात हो रही है और इसलिए वो यूजी को अच्छी तरीके से समझ सकता है। सडनली वहां पर एंट्री हो जाती है मेगुमी फुशिगुरो की। मेगुमी यूजी से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, हमें जल्द से जल्द जुजुत्सु हाई जाना चाहिए और बाकी के स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन यूजी उसे बीच में ही रुकने को बोलता है। यूजी मेगुमी से बोलता है कि तुम ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसी एक्टिंग करना बंद करो जैसे सब कुछ नॉर्मल है। यूता मन ही मन में सोचता है कि यूजी खुद अनश्योर है कि वो जिंदा रहना डिजर्व करता भी है या नहीं, और यही वो कारण था जब यूता और यूजी फाइट कर रहे थे तब यूजी ने अपना 100% नहीं दिया। यूजी चिल्लाकर बोलता है कि न जाने मैंने कितने लोगों को मारा है, जिस पर मेगुमी कहता है कि ये तुम्हारी अकेले की नहीं, हम सबकी गलती थी। यूजी मन में सोचने लगता है कि मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। फिर मेगुमी थोड़ा शांत होता है और यूजी को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई सुपर हीरोज नहीं है, वो लोग जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं जिन्हें बार बार ये प्रूफ करना पड़ता है कि समाज में उनकी जरूरत है। मेगुमी कहता है कि हम लोग खुद के बारे में नहीं सोच सकते और यूजी से कहता है कि तुम भी तो ऐसा ही सोचते हो, जिस पर यूजी इमोशनल होते हुए कहता है कि नहीं फुशिगुरो, जब तक मैं तुम लोगों के आसपास रहूंगा तब तक तुम्हें सफर करना पड़ेगा। जिस पर मेगुमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे बचा सकते हो यूजी इतादोरी। मेगुमी यूजी को बताता है कि केंजाकू ने शुरू कर दिया है द लेजेंडरी कलिंग गेम्स और ये कलिंग गेम उन लोगों के लिए है जिनके पास कर्स्ड एनर्जी है, और तो और उसकी बहन सुमिकी अब जाग चुकी है और फंस गई है इस कलिंग गेम्स में। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर कलिंग गेम्स क्या है और इसके वो कौन से 8 रूल्स हैं। लेकिन बाद में इस कलिंग गेम्स आर्क में बहुत ज्यादा चीजें ऐड करी जाती है, बहुत सारे रूल्स ऐड होते हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए उन 8 कोर रूल्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमें अभी बताए जा रहे हैं। तो कलिंग गेम्स का पहला रूल है कि जिस भी इंसान का कर्स टेक्निक अवेकन हुआ है उस इंसान को 19 दिन के अंदर अंदर कलिंग गेम्स में पार्टिसिपेट करना होगा। और वो लोग पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? किसी भी कॉलोनी के अंदर एंटर करके। और आखिर कॉलोनीज क्या होती है? तो कॉलोनीज पूरे जापान में फैले हुए वो रीजन्स हैं जिन अलग अलग जगहों पर कलिंग गेम्स खेला जाएगा। तुम लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो जहाँ पर डॉट्स बने हुए हैं वहां पर कलिंग गेम्स खेला जाएगा और वो कॉलोनीज है। दूसरा रूल ये कि जो भी प्लेयर पहले रूल को तोड़ेगा उसकी कर्स टेक्निक हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। और कर्स टेक्निक रिमूव होने के बाद तुम नॉर्मल इंसान नहीं बन जाओगे। ऐसा कह सकते हैं कि या तो प्लेयर कोमा में चला जाएगा या तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर प्लेयर के पास कर्स्ड एनर्जी ही ना हो तो शायद वो जिंदा बच सकता है। एनीवेज थर्ड रूल ये कहता है कि जो भी नॉन प्लेयर्स कॉलोनी में एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्लेयर बन जाएंगे और गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी सिविलियंस कॉलोनी के अंदर हैं वो सब ऑटोमेटिकली प्लेयर बन गए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उनके पास एक चांस है उस कॉलोनी से बाहर निकलने का। अगर वो उससे बाहर निकल जाते हैं तो वो प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर कॉलोनी से बाहर जाने के बाद वो वापस एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्लेयर बन जाएंगे। चौथा रूल ये है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मारकर पॉइंट्स कमा सकता है। पांचवा रूल ये है कि गेम मास्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा व्यक्ति कितने पॉइंट्स का है, मतलब ज्यादा ताकतवर इंसान ज्यादा पॉइंट्स का और कमजोर इंसान कम पॉइंट्स का। गेम मास्टर ये डिसाइड कर सकता है। लेकिन एज अ जनरल रूल एक सॉर्सरर को मारने के लिए 5 पॉइंट्स मिलेंगे और एक नॉन सॉर्सरर को मारने के लिए 1 पॉइंट, और अगर तुम एक कर्स्ड स्पिरिट को मारोगे तो भी तुम्हें 5 पॉइंट्स ही मिलेंगे। छठा रूल ये कहता है कि एक प्लेयर गेम मास्टर के साथ नेगोशिएट करके कलिंग गेम्स के अंदर एक नया रूल ऐड करवा सकता है। अगर मैं तुम्हें रफली बताऊं तो 100 पॉइंट्स के बदले एक रूल ऐड करवा सकते हैं। और हाँ, तुम कोई पुराना रूल कैंसिल नहीं करवा सकते और ना ही उस रूल के कॉन्ट्राडिक्ट में कोई नया रूल बनवा सकते हो। अब देखो, गेम मास्टर केंजाकू तो है नहीं और गेम मास्टर कौन है ये हमें अभी तक नहीं पता चला है। तो जो ये नेगोशिएशन वाला पार्ट होगा ये कोगाने नाम का एक शिकिगामी करेगा गेम मास्टर के बिहाफ पे। तो 100 पॉइंट इकट्ठा करने के लिए या तो तुम्हें 20 सॉर्सरर्स मारने होंगे या तो 100 सिविलियंस। सातवां रूल ये कहता है कि जो नया रूल तुम लोगों ने ऐड करवाया है उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए कलिंग गेम्स के ऊपर। तो अगर ग्रैंड मास्टर चाहेगा तो वो इस रूल को रखेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं रखेगा। आठवां और आखिरी रूल ये कहता है कि अगर किसी प्लेयर का पॉइंट स्कोर 19 दिन के अंदर चेंज नहीं होता है तो इस केस में उस प्लेयर की भी कर्स्ड एनर्जी रिमूव हो जाएगी, या फिर कह सकते हो कि वो प्लेयर मारा जाएगा। इसका मतलब एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर को मारना ही होगा ताकि उसकी पॉइंट्स बढ़ते रहे। ओवरऑल ये वो 8 बेसिक रूल्स थे जो कि हमें स्टार्टिंग में बताए गए थे कलिंग गेम्स के, और इसी के साथ ये स्टोरी आर्क खत्म होता है। और अगर तुम लोगों को अगला आर्क देखना है तो इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स और 2000 कमेंट्स करवा दो ताकि मुझे पता चल सके कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और मैं इसका अगला स्टोरी आर्क यानी कि परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क अपलोड कर सकूं। और इस पॉइंट से ही शुरू हो जाता है परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क, और वो पूरा आर्क मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है, सो बी श्योर टू चेक इट आउट।